में एक्सरसाइज 7A में कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 10 एक बार थोड़ा बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज बाइसेक्ट एट D, है ना। इन अ गिवन फिगर साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज बाइसेक्टेड एट D। बगल में ट्रायंगल बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम फिगर बना रहे हैं, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, और बोल रहा है इसमें कि BC को क्या कर रहा है, D पे बाइसेक्ट हो रहा है, माने ये लेंथ इक्वल हो रहा है। ये AD है, बाइसेक्ट एट D एंड O इज एनी पॉइंट ऑन AD। O इज एनी पॉइंट ऑन AD। AD पे कहीं भी एक पॉइंट O है, कहीं भी मतलब रैंडम कहीं सेलेक्ट कर लो, वहाँ O है। फिर बोल रहा है कि BO एंड CO प्रोड्यूस, BO एंड CO, BO ये है, CO ये है, तो BO और CO को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं आगे की तरफ, तो वो क्या कर रहा है, मीट AC एंड AB एट E एंड F। ये E है, ये F है, एंड AD इज प्रोड्यूस टू X। AD इज प्रोड्यूस टू X मतलब इसको X तक प्रोड्यूस किया गया, सो दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ, सो दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ OX। मतलब समझ रहे हो, OX का मिड पॉइंट D हो तो उसके लिए तो ये लेंथ और ये लेंथ को इक्वल रखना पड़ेगा ना। क्या समझ में आ रहा है बात? OX का मिड पॉइंट D होना चाहिए। तो कह रहा है कि अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट, पहला है कि AO अपॉन AX इज इक्वल टू AF अपॉन AB। ये पहला प्रूफ करना है। एंड सो दैट, एंड ऑल्सो मतलब दूसरा प्रूफ करना है कि EF इज पैरेलल टू BC। क्वेश्चन को देखो, डायरेक्ट तुम फिगर बना लोगे तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। क्वेश्चन को पढ़ते हुए फिगर बनाओ, तब जाके क्वेश्चंस इजी होगा, ठीक है। अब जरा समझते हैं। अगर तुम्हें प्रूफ करना है कि AO अपॉन AX, तो पहले फिगर में जाओ, AO अपॉन AX इधर क्या, तुम्हारा आवाज नहीं साफ आ रहा है, क्या बोल रहे हो? अब वो कर लेंगे बाद में, दूसरा पार्ट है ये, पहला पार्ट देखते हैं। पहले जो प्रूफ करना है उस पर सोचते हैं ना, वो काम हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि AO अपॉन AX इज इक्वल टू AF अपॉन AB। दिख रहा है ये? तुम एक अलग से फिगर बना लो इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए। इसमें तुम ध्यान से देखो कि ये A था, ये X था, यहाँ पे कहीं तुम्हारा O था, यहाँ पे तुम्हारा B था, और यहाँ पे तुम्हारा जो C से कोई लाइन आया था वो यहाँ पे F था। तुम्हें जो प्रूफ करना है ध्यान से देखो, AO अपॉन AX, AO अपॉन AX इज इक्वल टू AF अपॉन AB। ये अगर प्रूफ करना है तो तुम इनडायरेक्टली क्या प्रूफ करने का कोशिश करो कि BX इज पैरेलल टू FO।
अगर बी एक्स पैरेलल हो गया एफ ओ के तो हम क्या बोल देंगे, बाई थेल्स थ्योरम ये प्रूफ हो गया। तो अब पूरी हम अपना जो दिमाग यूज करेंगे वो इसमें यूज करेंगे कि एफ ओ इज पैरेलल टू बी एक्स, इसको मिलाना पड़ेगा। अब इसको पैरेलल कैसे प्रूफ करें, हमको जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको और इसको पैरेलल कैसे प्रूफ करें। तो एक बात बताओ, अगर हम इसको भी मिला दें तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल है। तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल एक दूसरे पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये एक बी ओ सी एक्स अगर एक क्वाड्रिलेटरल माना जाए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पॉइंट डी पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। सुन पा रहे हो तो भैया बोलो, नहीं तो बोलो। यस सर। तो तुम क्लास 9th में क्या पढ़े थे कि अगर एक पैरेललोग्राम में एक डायगोनल एक दूसरे के बाइसेक्ट करते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो इस तरह से जब हम प्रूफ करने जाएंगे तो प्रूफ में हम लिख देंगे कि बी ओ सी एक्स इज अ पैरेललोग्राम। पूछेगा कारण तो लिखेंगे बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या गणेश समझ में आया? बोलो गणेश। इस प्रकार BO इज पैरेलल टू BO को क्यों करें, BX ही कर लेते हैं डायरेक्ट। BX इज पैरेलल टू OC होगा। और अगर ये पैरेलल है देन हम BX इज पैरेलल टू, अगर OC पैरेलल है तो CO को ही ना आगे प्रोड्यूस किया गया था। अगर OC के पैरेलल है BX तो CO को आगे प्रोड्यूस करोगे तो भी तो पैरेलल ही होगा ना। तो OC के जगह पे अगर OC के पैरेलल है तो हम OF भी लिख सकते हैं, बिकॉज OC इज प्रोड्यूस्ड टू कहाँ तक, F तक, प्रोड्यूस टू F। आ रहा है समझ में? यस सर। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि BX अगर पैरेलल हो गया OF के, देन बाई थेल्स थ्योरम जो प्रूफ करना है डायरेक्ट AO अपॉन AX इज इक्वल टू AF अपॉन AB। पहला पार्ट प्रूफ्ड हो गया। बोलो यस सर। समझ में आया? यस सर। दूसरा पार्ट प्रूफ कर रहा था कि EF यहां से ये मिला दो, EF इज पैरेलल टू BC है ना। इसको प्रूफ करने के लिए देखो एक और बात, क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमारा OE भी पैरेलल होगा XC के, OE भी पैरेलल होगा XC के, ये बात कंफर्म है। क्योंकि देखो, क्योंकि BO पैरेलल होगा XC के, BO पैरेलल होगा XC के, पैरेललोग्राम है तो।
और अगर BO पैरेलल हो गया XC के तो BO को ही ना आगे प्रोड्यूस किया गया है, इसका मतलब ऑल्सो OE पैरेलल टू XC। अगर OE पैरेलल हो गया XC के तो इन ट्रायंगल AXC बाई थेल्स थ्योरम क्या लिख सकते हैं? तो AO अपॉन AX अगर लिखेंगे AO अपॉन AX तो उधर क्या लिखेंगे? AE अपॉन AC। पहले AO लिए फिर बड़ा लिए, तो इधर पहले AE लेंगे फिर बड़ा लेंगे। क्या समझ में आया? यस सर। बोलो। अगर हम AO अपॉन AX लिए तो उधर AE अपॉन AC लेंगे, क्योंकि BO पैरेलल टू XC है तो OE भी तो पैरेलल XC होगा, क्योंकि वही लाइन को प्रोड्यूस किया गया था। अब देखो, इसको मान लो जो तुम प्रूफ किए हो नीचे, उसे इक्वेशन 1, जो नीचे प्रूफ किए हो उसे इक्वेशन 1 मानो, और जो ऊपर माने हो उसको इक्वेशन 2 मानो। और जरा बताओ कि दोनों इक्वेशन का क्या कुछ बराबर दिख रहा है? LHS। तो क्या RHS बराबर होगा? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि AF अपॉन AB फ्रॉम 1 एंड 2 AF अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। बोलो। यस सर। अब फिगर में आ जाओ और देखो कि हुआ क्या एक्चुअली। फिगर में आके देखो हुआ क्या। तो AF अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC हो गया। इससे हम क्या फायदा उठा लेंगे? बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कि अगर रेशियोज बराबर आ गए तो लाइन पैरेलल होगा, है कि नहीं? तो इसके बाद हम लिखेंगे, इस स्टेप के बाद बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम FE इज पैरेलल टू BC प्रूव्ड। समझ में आया क्या? यस सर। इसको अच्छे से प्रिंट कीजिए, आपको 1 मिनट का समय देते हैं। इसके बाद तुम्हारा हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है? ये क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना हुआ समझने में? किसी को कोई लाइन में दिक्कत है? बोल दो। चलिए ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 12। इसमें बोल रहा है कि इन एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। मतलब कि ट्रायंगल क्या हो गया? आइसोसेलेस। अगर AB इज इक्वल टू AC हो गया तो ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस। इफ D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन AB एंड AC रेस्पेक्टिवली सच दैट कि AD इज इक्वल टू AE। मतलब D और E ऐसा पॉइंट है कि AD का लेंथ और AE का लेंथ आपस में बराबर है। अब पूरा लेंथ के तो बराबर है ही। सो दैट द पॉइंट्स B, C, E एंड D आर कॉन्साइक्लिक। हमें क्या प्रूफ करना है? कि B, C, E एंड D जो पॉइंट्स है आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक समझते हो? क्या कहते हैं, किसे कहते हैं?
क्लास 9th में तुम लोग क्वानसाइक्लिक कॉन्सेप्ट पढ़े हो। क्वानसाइक्लिक कहते किसको है पहले पता है? अरे नहीं पता है तो बोलो नहीं पता है, पता है तो बोलो हाँ पता है। क्वानसाइक्लिक का मतलब होता है कि एक सर्कल उससे पास करना चाहिए चारों पॉइंट से। 3 पॉइंट से तो एक सर्कल पास करेगा ही करेगा, ये याद रखना। 3 अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो एक यूनिक सर्कल पास करता ही करता है। ये क्लास 9th वाले को बहुत अच्छे से समझाए थे। लेकिन चौथा पॉइंट इसके बाहर भी हो सकता है और चौथा पॉइंट इसके अंदर भी हो सकता है और इसके ऊपर भी हो सकता है। यानी कि ए पॉइंट सर्कल के ऊपर हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी बाहर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब 4 पॉइंट को क्वानसाइक्लिक होने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होता है। वो कंडीशन क्या होता है कि इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। लगातार 180 डिग्री हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपोजिट साइड्स का जो एंगल है उसका सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। ये उस समय प्रूफ किया गया था। तो अब अगर तुम्हें क्वानसाइक्लिक प्रूफ करना है, कौन कौन पॉइंट? बी सी ई डी, बी सी ई डी। तो पहले ई डी को मिला लो। अब बी सी ई डी को मिला लो तो मतलब तुम्हें प्रूफ करना है कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल एंड दिस एंगल प्लस दिस एंगल। मतलब लिख लो कि वी हैव टू प्रूफ B, C, E, and D are quancyclic. That is, we have also proved to क्या बताओ? एंगल B प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एक भी प्रूफ कर दोगे तो क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी से दूसरा तो प्रूफ हो ही जाएगा ना, हो जाएगा जी। सुन पा रहे हो हमारी बात को? यस सर। अगर एक क्वाड्रिलेटरल में एक भी एंगल अपोजिट सम 180 डिग्री प्रूफ कर दिए तो दूसरा तो अपने आप हो जाता है। तो कभी भी अगर तुमको एक क्वाड्रिलेटरल को क्वानसाइक्लिक प्रूफ करना है तो तुम उनके अपोजिट एंगल के सम को 180 डिग्री प्रूफ कर दो, वो क्वानसाइक्लिक प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि क्वानसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ही ऐसा होता है, सब में नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ। ये बात तो क्लियर है कि एंगल बी जो होगा वही एंगल सी होगा। अगर ये 1 हुआ, अगर ये 2 हुआ तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। काहे कि ए बी बराबर ए सी था। तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड क्या लिख देंगे? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बोलो। अरे भाई बोलो। बोलेगा भी नहीं सब, पता नहीं काहे नहीं बोलता है। पैसा वैसा लोगे बोलने का जी। अब एक बात बताओ, क्या हमें AD इज इक्वल टू AE भी दिया है? हाँ, ऑल्सो AD इज इक्वल टू AE गिवन। अब ये भी अगर इक्वल दे दिया तो क्या ऊपर वाला जो एंगल, इसको अगर 3 मान रहे हो, इसको मान लो 4 मान रहे हो, तो क्या एंगल 3 और 4 भी इक्वल होगा? यस सर। और एक बात बताओ, रेशियोज भी बराबर होंगे। मतलब AD अपॉन, अगर AB बढ़े और इधर AE अपॉन, ऐसे ही हम निकाल के देख रहे हैं, AE अपॉन AC करें तो AD AE के क्या था? इक्वल था ना। यस सर। ये इससे कट जाएगा 1 1 बार में।
ए भी ए सी के इक्वल था ना, Yes, sir. तो ये भी कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो बराबर आ गया, तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं? बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं भाई? DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। अब जरा हमें बताओ कि DE पैरेलल हो गया BC के, तो क्या एंगल 1 और एंगल 3 भी बराबर होगा? Yes, sir. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल 2 भी एंगल 4 के बराबर होगा Yes, sir. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4 सब होगा आपस में बराबर। सही है। Yes, sir. अब एक बात बताओ हमें, इसको मान लो हम 5 मान लेते हैं, तो जरा बताओ कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 का वैल्यू 180 डिग्री होगा? लीनियर पेयर से एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल 3 है, ये एंगल 5 है, तो 180 डिग्री होगा। अब जरा बताओ कि हम एंगल 3 के आगे एंगल 2 लिख सकते हैं? काहे कि एंगल 3 जो है एंगल 2 के बराबर है। तो यही तो प्रूफ करना था हमें, यही तो प्रूफ करना था कि 2 और 5 का सम 180 डिग्री होगा। नहीं समझे? Yes, sir. प्रूफ्ड हो गया। तो आज एक कॉन्सेप्ट सीखे कि अगर 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक प्रूफ करना है, चारों को ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ और अपोजिट एंगल का सम को प्रूफ कर दो 180 डिग्री। हो गया प्रूफ। समझ गए? और भी कोई क्वेश्चन जो तुम्हारा डाउट हो? देखो, क्वेश्चन अगर तुम बनाओगे तो ही डाउट आएगा तुम्हारे पास, नहीं बनाओगे तो नहीं आएगा। इसीलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बना के पूछ लिया करो। और भी कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। अरे भाई बोलोगे? आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आ जाते हैं हम लोग सिमिलैरिटी पे। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ऐसा चैप्टर है जो समझ में नहीं आता है। चाहे टीचर कितना भी कोशिश कर ले, पहले तो टीचर भी कोशिश नहीं करता है, टीचर ही कोशिश नहीं करता है। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए दो चीज़ है कि टीचर जल्दी इस चैप्टर को पढ़ाना नहीं चाहता है, दूसरा चीज़ है कि ये चैप्टर बहुत थोड़ा सा हार्ड हो जाता है बच्चों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप मेरे साथ दोगे, मेरा साथ दोगे अगर, तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हें समझने में, क्वेश्चंस बनाने में। क्योंकि जो भी टूल्स यूज होता है क्वेश्चन बनाने के लिए, उसको हम कॉन्सेप्ट करके पार्ट वाइज करके समझा देते हैं। तो इसलिए हर एक पॉइंट्स, हर एक टूल्स को समझने का कोशिश करना है। कोई भी चीज़ अगर तुम छोड़ के सोचोगे कि हम एक क्लास छोड़ दे फिर आगे पढ़ लेते हैं, सिमिलैरिटी समझ में आ जाए, नहीं समझ में आएगा। इसलिए बी मतलब क्या बोलते हैं, एकदम सावधान हो जाओ, नहीं इसको समझ के रहना है। कोई चैप्टर भले समझ में ना आए, सिमिलैरिटी बनना चाहिए। देखियो पायल जी अभी आ रही है, पता ना इनका आईडी भी अजीब तरह का है। चलिए
तो देखो सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है पहले ही समझो। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझते हो? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझते हो? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझते हो तो बोलो क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी का यस मतलब? सर। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब कोई बताएगा? सर दो फिगर ओवरलैप ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। देखो दो फिगर को एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट फिगर बोला जाता है यदि पहला फिगर का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरे पार्ट फिगर के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल हो, सुपरपोज कर ले। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्यों बोला गया? जैसे हम ही हैं, एक मेरा डुप्लीकेट है तो उसका जो सिर है उसको सिर से मैच करा के देखेंगे मैच कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि अपना सिर लेंगे उसका हाथ से मैच करा के देखेंगे कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। जो साइड जिसके इक्वल है उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। हाथ को हाथ से मिलाएंगे कि बराबर है कि नहीं, नाक को नाक से मिलाएंगे, आँख को आँख से मिलाएंगे, है ना। जो भी पार्ट है कॉरस्पॉन्डिंग उससे उसको मिलाएंगे। तो दो फिगर जो ट्रायंगल में भी होता है, जैसे ये ABC है, यहाँ पे हम कर देते हैं पहले बड़ा फिर छोटा फिर ऐसे। अब इसमें हम मान लो DEF कर दे तो अब हम बोलेंगे कि AB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट DE है। कोई मानेगा? AB क्या DE को ढक लेगा? तुम्हें लग रहा है? नो सर। क्यों? कौन ढक सकता है? AB को DF ढक सकता है। तो दिखने में भी लगना चाहिए कि सबसे छोटा वाला सबसे छोटा वाला से मैच कर सकता है, सबसे बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला से मैच कर सकता है, और मिडिल वाला से मैच करेगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखने का तरीका होना चाहिए पहले क्वेश्चन में। ये सब टूल्स है बनाने का क्वेश्चन। दूसरा चीज कि कॉन्ग्रुएंसी में एक दूसरे को पूरी तरह से सुपरपोज कर लेना चाहिए, लेकिन सिमिलरिटी में ऐसा नहीं है। सिमिलरिटी का हिंदी भी होता है एक जैसा, समरूप। हिंदी में बोलते हैं समरूप, एक जैसा रूप। ठीक है। तो एक जैसा रूप को पता करने के लिए कैसे करते हैं? उसके लिए दो क्वांटिटी होती है। एक होती है कि अगर कोई पॉलीगन है, पॉलीगन समझो पहले, ट्रायंगल मत समझो, पॉलीगन। ट्रायंगल में बहुत सारे प्रॉपर्टीज आ जाते हैं जिसके चलते सिमिलरिटी को बहुत आसान हो जाता है पढ़ना। पॉलीगन अगर मान लो दो ठो है तुम्हारे पास, एक ये है मान लो और एक बड़ा सा पॉलीगन है, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है कि जैसे मान लो ये ABCD है और ये मान लो D है, E है, F है और G है, ठीक है। अब यहां पे तुम्हें दो चीजें देखना पड़ेगा कि दोनों फिगर, हम पहले ही बोल रहे थे कि सिमिलरिटी का मतलब एक दूसरे को ढकना नहीं होता है, एक जैसा दिखना होता है। तो एक जैसा तुम्हें लगेगा कि दिख रहा है, लेकिन वास्तव में वो सिमिलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशंस है कि ये कंडीशंस को अगर फुलफिल करेगा तो हम सिमिलर मानेंगे, और ये कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं करेगा तो हम मानेंगे कि सिमिलर नहीं है। तो दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। क्या होने के लिए? टू फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट होने, सिमिलर होने के लिए। तीन एक्चुअली होता है, लेकिन एक जो होता है वो कॉमन सेंस से पता चल जाएगा तुम्हें कि यही होना ही चाहिए। जैसे पहला होता है कि दोनों के साइड्स सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ साइड्स सेम होने चाहिए। अगर इसमें 4 ठो साइड है तो इसमें भी 4 ही ठो होना चाहिए। तो ये तो कॉमन सी बात है कि क्या कभी क्वाड्रिलेटरल पेंटागन के सिमिलर कभी हो पाएगा? नो सर। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि एक में अगर हेक्सागोन है तो अगला में भी हेक्सागोन होना चाहिए, 6 ही साइड होना चाहिए। 4 है तो 4 अगला में भी होना चाहिए, 3 है तो 3 उसमें भी होना चाहिए। तो पहला होता है कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन्स विल बी इक्वल ऑफ बोथ फिगर, पहला कंडीशन, जो कि नहीं जानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन सेंस से समझ में आता है। दूसरा कंडीशन होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। इक्वल रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। एंड का मतलब केवल ये हो जाएगा तो नहीं चल जाएगा, एंड के साथ ये भी होना चाहिए, तीसरा भी। क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब छोटा वाला एंगल छोटा वाला के एंगल, सबसे बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला के इक्वल। जैसे कि मान लो हम इस फिगर में ये मान लेते हैं कि ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 100 डिग्री है, ये हमारा 110 डिग्री है और ये हमारा 70 डिग्री है। तो उधर वाले फिगर में जो सबसे छोटा एंगल होगा, मान लो ये, उसको भी 60 डिग्री ही होना चाहिए। अगर ये एंगल 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होना चाहिए, ये 110 डिग्री होना चाहिए और ये तुम्हारा 70 डिग्री होना चाहिए। सॉरी, एक एंगल हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि चारों एंगल का सम 180 डिग्री भी तो पूरा होना चाहिए, सॉरी 360 डिग्री। अपने ही से सब थोड़ी मान सकते हैं, समझ पा रहे हो हमारी बात को? तो ये दोनों मिलके कितना हुआ? 170 डिग्री। ये दोनों मिलके कितना हुआ? 170 डिग्री। कितना का कमी है? एक काम करो, इसको 70 मान लो और इसको 95 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा जी? ये 180 हो गया, ये 95 हो गया, तो ये कितना बचा? 85 डिग्री है ना। तो उसी अकॉर्डिंग इधर भी होना चाहिए, ये 95 होना चाहिए, ये 70 होना चाहिए और ये आपका 85 होना चाहिए, है ना। तो पहले तो हुआ कि केवल अगर एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। हेलो, क्लास ले रहे हैं, तुम आओ यहाँ पे। तो क्या बोले हम? केवल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे तो भी सिमिलर नहीं होगा, ये दोनों होना चाहिए। दूसरा तो तुम अच्छे से समझ गए कि ये हो रहा है। पहला जो है इक्वल रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, लेंथ इक्वल नहीं होना चाहिए। रेशियो बोले तो अगर ये लेंथ मान लो तुम्हारा 5 है, ये लेंथ मान लो तुम्हारा क्या मान सकते हो, मान लो 6 है, ये मान लो तुम्हारा 8 है और ये मान लो तुम्हारा 10 है, ठीक है। तो अगला का भी जो मान लो अगर तुम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से, तो ये कितना आ जाएगा? 15 होगा ना। बोलो, अब 10 में भी 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 30। तो अब रेशियो का मतलब हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब हुआ कि 5/15 जो है वो इक्वल होना चाहिए 10/30 के। ऐसा हो रहा है, पहले देखो तो पहले 1/3 हो रहा है। अगला भी, जैसे इसको 8 माने हो तो इसको 24 मानो, इसको 6 माने हो तो इसको 18 मानो। अब जरा देखो तो अगला का कॉरस्पॉन्डिंग 6/18 फिर से अगेन 1/3 होगा और 8/24 फिर से क्या 1/3 होगा। तो अगर ये दोनों पार्ट होगा, अगर ये दोनों पार्ट होगा तभी जाके ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई भी एक फेल हो जाए तो नहीं होगा, या तो रेशियो भी बराबर कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दे। जैसे मान लो कि ये 18 के जगह पे 20 हो जाए। अब बताओ, अगर ये 20 हो जाएगा तो क्या 6/20 क्या 1/3 के इक्वल होगा?
नहीं होगा। तो अब तुम्हें अगर कोई बोलेगा कि दो फिगर सिमिलर कब होंगे आप बताओ कंडीशन, तो आप बोलोगे कि दो पॉलीगन सिमिलर तब होता है जब सबसे पहला कंडीशन नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होने चाहिए। दूसरा कंडीशन होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज जब लेंगे वो इक्वल होने चाहिए। और तीसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। ये तीनों जब फुलफिल करेगा तो दोनों फिगर को हम मानेंगे कि वो सिमिलर है, मतलब एक का बच्चा कह सकते हो। जैसे मेरा ही फिगर है, एक समय में हम खिंचवाए, एक फोटो हम क्लिक किए, ठीक है, और वही फोटो का साइज जो है रेशियोज घटाते गए, एक बड़ा एक छोटा और उससे भी छोटा। ये सारे फिगर क्या कहलाएंगे? एक जैसा है ना, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि हर पार्ट का रेशियोज इक्वल होने चाहिए, तभी उसको सिमिलर कहेंगे। जैसे कि दो सर्कल है, एक सर्कल छोटा है एक सर्कल बड़ा है, सिमिलर है। समझ पा रहे हो? एक जैसा फिगर है, सिमिलर है। तो लेकिन क्वाड्रिलेटरल में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दो दो ठो और कहो कि एक जैसा है सिमिलर है। नहीं, उसमें चेक करना पड़ेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, इसमें तो एंगल वेंगल बन नहीं रहा, बस देखने से बताया जा रहा है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि नहीं। अब एक बात बताओ, इक्वालेटरल ट्रायंगल में आ जाओ। एक छोटा सा इक्वालेटरल ट्रायंगल ले लो, एक बड़ा सा इक्वालेटरल ट्रायंगल ले लो, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? क्योंकि अगर ये साइड ए मानते हो, इसको अगर तुम 3a मान लिए तो ये भी 3a होगा, ये भी 3a होगा। तो एक बार रेशियो लिखोगे तो 1/3 आएगा, अगला में भी 1/3 आएगा, अगला में भी 1/3 आएगा। कोई भी ट्रायंगल ले लो इक्वालेटरल, इसका साइड ले लो 2 2 2, इसका 4 4 4, आप रेशियो करके देखो 2/4 2/4 2/4 बराबर होगा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, एंगल्स भी इक्वल है। तो दो इक्वालेटरल ट्रायंगल क्या सिमिलर हमेशा होते हैं? क्या दो सर्कल हमेशा सिमिलर होते हैं? अच्छा, एक और बात बताओ कि क्या अगर दोनों फिगर कन्ग्रुएंट हो जाए तो वो सिमिलर होगा कि नहीं? अपने कॉमन सेंस से बताओ। अगर कन्ग्रुएंट हो गया मतलब पहला फिगर दूसरे फिगर को ओवरलैप कर लिया, होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन क्या दो सिमिलर फिगर कन्ग्रुएंट हो सकता है? होगा? हो सकता है, होगा नहीं। कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि होगा ही होगा, हो सकता है। अगर दोनों का रेशियो इक्वल हो तो रेशियो इक्वल होगा तो कन्ग्रुएंट हो जाएगा। हम बोल रहे हैं कि दो सिमिलर फिगर है, जैसे ये फिगर है, ये कन्ग्रुएंट होगा ही। ये गलत बात है ना? कन्ग्रुएंट नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करोगे तो आ पाएगा, एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? यस सर, यस सर। चलिए, तो आज का शायद समय भी खत्म हो गया है, तो अब सुनो ध्यान से। सिमिलैरिटी खुद से भी बुक को पढ़ के रखो। हम पढ़ाएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, लेकिन तुम भी पढ़ के रखो, अच्छा लगेगा समझने में, ठीक है ना? थैंक यू, आज इतना ही।